इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4 बजने वाले हैं और इस वक्त की बड़ी हलचल मुंबई में बीजेपी दफ्तर पर है, जहां पर विधायकों की बैठक में पहुंचे हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस। मुंबई के बसंत दादर में बीजेपी विधायकों की यह बैठक चल रही है। सीएम फडणवीस भी इस बैठक में शामिल हैं, यानी दूसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार अपने लोगों के बीच, अपने पार्टी के लोगों के बीच, अपने विधायकों के बीच पहुंचे हैं। पार्टी के सभी विधायक इस बैठक में मौजूद हैं, यानी 105 विधायक जो जीत कर पहुंचे हैं विधानसभा, वो इस बैठक में मौजूद है और साथ ही बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीचों बीच बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब वहां पर बीजेपी दफ्तर पर पहुंचे थे तब मीडिया ने उनसे बातचीत जरूर करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अभिवादन तो स्वीकार किया लेकिन कोई बातचीत नहीं की, ना ही अगर इतने कॉन्फिडेंट थे तो ना ही विक्ट्री साइन दिखाया। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और इन्हीं 3 तस्वीरों के जरिए आप महाराष्ट्र में जो मौजूदा हलचल चल रही है उस मौजूदा हलचल को समझिए। रेनेसां होटल में एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर मुलाकात चल रही है और कांग्रेस विधायकों से भी मिलेंगे। मैरियट में कांग्रेस के विधायक इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही बसंत स्मृति में बीजेपी की बैठक चल रही है और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है किस तरीके से सारे विधायक वहां पर मौजूद हैं। और दूसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस विधायकों के साथ बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और जैसे ही इस बैठक में भाग लेने के लिए वो इस ऑडिटोरियम के अंदर दाखिल हुए, वहां पर देवेंद्र फडणवीस के नाम के नारे लगे और हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, देवेंद्र फडणवीस जैसा हो, इस बात के नारे लगे। इस बैठक में स्ट्रैटेजी बनेगी कि कैसे मौजूदा स्थिति में विजय हासिल करे भारतीय जनता पार्टी और तमाम बड़े नेता। अगर हम बातचीत करें, चंद्रकांत पाटिल जो कि अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र बीजेपी के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, साथ ही पंकजा मुंडे भी पहुंची है, हालांकि थोड़ी देर से पहुंची। 2 तस्वीरें आप देखिए। बैठक में जब पहुंचे देवेंद्र फडणवीस सबसे थोड़ी देर पहले, वहां पर गुलाब के फूल देकर उनका सम्मान किया गया, उनका स्वागत किया गया, उनके नाम के नारे लगे और जब मीडिया के सामने आए तो मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा दिखा, कॉन्फिडेंट भी दिखे, लेकिन मीडिया के किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया और सीधे अंदर दाखिल हो गए, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए इस बैठक में शामिल होने के लिए। और दूसरी तस्वीर है अंदर की तस्वीर, मंच पर बैठे हैं देवेंद्र फडणवीस। फिलहाल मुख्यमंत्री का ताज इनके पास है, लेकिन चुनौती यह है कि फ्लोर टेस्ट कैसे पास करेंगे, इसको लेकर रस्साकशी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया और कह दिया कि कल फिर से सुनवाई होगी। माना यह जा रहा है कि कल फ्लोर टेस्ट को लेकर कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ सकता है, लेकिन तमाम बड़े चेहरे मंच पर मौजूद हैं। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि अजित पवार को मनाने की जो कोशिशें चल रही थी, ये जा रहा है कि कल फ्लोर टेस्ट को लेकर कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ सकता है, लेकिन तमाम बड़े चेहरे मंच पर मौजूद हैं। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि अजित पवार को मनाने की जो कोशिशें चल रही थी, वो कोशिशें एक बार फिर से फेल हो गई हैं। अजित पवार अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। जयंत पाटिल के साथ जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत कामयाब नहीं हो पाई है। रोहित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर रोहित, बड़ी एक अलग सी बात है और दिलचस्प बात है कि अजित पवार अपने फैसले पर अड़े हैं। सारे विधायक कहने को शरद पवार के पास है, लेकिन पैरेलली एक कोशिश लगातार चल रही है उन्हें मनाने की अजित पवार को। देखिए, जो अभिषेक हमारे संवाददाता हैं वो लगातार इस बात को कल से कहते चले आ रहे हैं, जिस बात को हम बहुत समय से बता रहे हैं कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच में ये जो चल रहा है, चाचा भतीजा के इस खेल के बीच में सब लोग फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उसी जाल में भी अपना फैसला कल देने वाली है। सबसे बड़ी चीज बार बार कह रहे हैं हम लोग कि कल जब भी अदालत अपना फैसला देती है, चाहे वो जो भी फैसला हो, अजीत पवार को मनाने की कोशिश अभी नाकाम रही, आपने बता दिया। इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है कि 41 विधायक जो इस वक्त होटल में बैठे हैं, जिनके ऊपर विधायक बचाओ बैठक चल रही है मुंबई में इस वक्त 3 खेमों में 3 अलग अलग जगहों पर, उस विधायक बचाओ बैठक के बाद भी किसी का ब्रेन वॉश होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। कल जब वो बैठेंगे तब क्या होगा ये भी पता नहीं। जब वोट डालेंगे उस वक्त किसको डालेंगे ये भी कुछ क्लियर नहीं। तो ये जरूरी नहीं कि आज उस खेमे में कोई आदमी दिखाई दे रहा है, 40, 42, 43 विधायक दिखाई दे रहे हैं, ये विधायक उसी खेमे में रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। सब कुछ फ्लोर ऑफ द हाउस पर होगा कि क्या होगा। अजीत पवार की नाराजगी की जो बात आपने बताई, उनको मनाने की कोशिश कल से हम देख रहे हैं। कल से अब तक करीब 3 से 4 राउंड हो चुका है उनको मनाने की कोशिशें। खुद शरद पवार की तरफ से कोशिश की गई थी उनको कॉल करने की, उन तक संपर्क साधने की, हमारे सूत्र बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको भी ना कह दिया। बिल्कुल ठीक है रोहित, मैं आपके पास आता हूं और जिस तरीके से कोशिशें चल रही है, जो बात आपने बताई, निश्चित तौर पर अगर कोई ये कह रहा है
कि अजित पवार इस लड़ाई में काफी पीछे छूट गए हैं, तो लगता है कि जिस बात को कहा जा रहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, तो बहुत कुछ अभी बाकी है। आशीष का मैं एक बार रुख कर लेता हूं। आशीष मुंबई में बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है। आशीष, देवेंद्र फडणवीस को आपने देखा मीडिया के सामने आए, मुस्कुराए, कॉन्फिडेंट दिखे, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बॉडी लैंग्वेज के आधार पर आपका एनालिसिस क्या कहता है? वो काफी कॉन्फिडेंट दो वजह से हैं। पहला तो वो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, भले ही जो भी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा हो, जो भी कुछ चारों पार्टियों के एमएलएस को लेकर हो रहा हो, अपनी अपनी विधायकों को बचाने की रस्साकसी चल रही है। दूसरा, उन्हें पता है कि उनसे काफी ज्यादा अनुभवी बीजेपी के गद्दावर नेता शामिल हैं उनकी सरकार बचाने के लिए, चाहे वो अमित शाह हो, भूपेंद्र यादव हो, पीयूष गोयल हो या फिर कोई और बीजेपी के कुछ और नेता सारे आशीष की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सारे बड़े नेता वहां पर मंच पर दिखे हैं। पीयूष गोयल को हमने तस्वीरों में देखा, भूपेंद्र यादव माफ करिएगा, वो तस्वीरों में दिखे। पंकजा मुंडे थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी मंच पर उनके साथ और कॉन्फिडेंट तरीके से, क्या मतलब निकाले जाए इसके? भी काफी बड़ा खेल हो रहा है और जो दिख रहा है अभी तस्वीरों में, उससे भी काफी बड़े नेता शामिल हैं। अमित शाह आपको नहीं दिखाई देंगे, प्रधानमंत्री मोदी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी फैसला मुंबई महाराष्ट्र में किया जाएगा वो केवल मुंबई और महाराष्ट्र के मद्देनजर नहीं बल्कि केंद्र के मद्देनजर भी रखा जाएगा। और इसीलिए जो बड़े जब नेता शामिल हैं, चाहे वो अमित शाह हो, शरद पवार हो, तब देवेंद्र फडणवीस जो कि अभी फिलहाल के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, या फिर कुछ और जो मैं कहूंगा कि मध्यम दर्जे के नेता है पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव, वो ठीक है। आशीष, मैं आता हूं, अभिषेक का मैं रुख कर लेता हूं। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं, शरद पवार के घर पर मौजूद है। अभिषेक बताइए हलचल क्या और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अब लगातार देखा आपने किसी तरीके शरद पवार के जो अंदर की हमारे पास फोटो और वीडियो कुछ आए हैं कि जिस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ मीटिंग कर रहे हैं और उसका पूरा वीडियो, यानी सभी विधायकों को जो एनसीपी के सभी विधायक हैं उनको एक साथ बैठाकर उद्धव ठाकरे संबोधित कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि शरद पवार उनको संबोधित कर रहे हैं। दोनों लगातार समझा रहे हैं कि हम एक हैं और आप लोग साथ दीजिए और किसी भी सूरत में इस महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना के नेतृत्व में हम बना ले जाएंगे। लगातार मीटिंग चल रही है, कुछ ही वक्त मीटिंग खत्म होगी और वहां से उद्धव ठाकरे वापस कांग्रेस के पास जाएंगे और शरद पवार फिर से अपने घर सिल्वर ओक लौट जाएंगे और फिर से यहां पर तमाम लोगों से मिलने का सिलसिला लगातार शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे आशीष बता रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको बता दूं कि जो ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं और ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें आप देखिए, एनसीपी की बैठक की यह तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यह तस्वीर एनसीपी की बैठक जो चल रही है, नवाब मलिक आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी के जो विधायक हैं, रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित बताइए इन तस्वीरों के जरिए। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अजीत पवार ने ट्वीट किया है। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत पवार का पहली बार ट्वीट आया है और ट्वीट में उन्होंने शुभकामनाएं दी, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजीत पवार ने शुक्रिया कहा है कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार देंगे जो राज्य के विकास के लिए मजबूती से काम करेगी। यानी अजीत पवार को जो मनाने की बात कर रहे थे उसके उलट आपको यहां दिखाई दे रहा है कि अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप हम पूरे टीवी चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि उन्होंने अभी से 43 सेकंड पहले एक और ट्वीट किया है और कहा है, थैंक्स फॉर योर विशेस एंड ट्रस्ट श्री जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जी को धन्यवाद दिया है। इसके बाद उन्होंने शुक्रिया अदा किया पीयूष गोयल का, जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे देवेंद्र फडणवीस के बगल में। उसके पहले 1 मिनट पहले उन्होंने पीयूष गोयल को बधाई देने के बाद करीब 3 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया, राजनाथ सिंह को बेस्ट विशेष और धन्यवाद दिया है। इसके पहले उन्होंने स्मृति ईरानी को दिया है, बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं को, निर्मला सीतारमण को, स्मृति ईरानी को, गडकरी को, अमित शाह को, सबको उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी है। और करीब 6 मिनट पहले अजीत दादा पवार ने एक ट्वीट किया है, अंग्रेजी में ट्वीट है, थैंक यू लिखा उन्होंने, थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, we will ensure a stable government that will work hard for the welfare of the people of Maharashtra। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट के जवाब में दिया है। मैं चाहूंगा कैमरामैन इसे फोकस करके दिखाएं कि ये ट्वीट है, इस ट्वीट के जरिए उन्होंने किया है इससे 6 मिनट पहले। अब ये एक अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ तो मनाने की कोशिश चल रही है और दूसरी तरफ वहां बैठा शख्स
जिसको मनाने की कोशिश चल रही है, वो ट्वीट करके बताता है कि देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं और मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार स्थिर होगी और जनता के उपयोग में काम करेगी। ये मैं थोड़ा नीचे करके दिखा रहा हूं, ये देखिए यहां पर अजीत पवार लिखा हुआ है और अजीत पवार का ट्वीट है, जो ट्वीट नरेंद्र मोदी के ट्वीट के ऊपर किया गया है, रीट्वीट करके नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन पहले किया था। तो ये मैं आपको ट्वीट लगातार दिखा रहा था। रोहित, एक चीज बड़ी दिलचस्प है, मैं थोड़ा सा आपको इंटरव्यू भी कर रहा हूं। दरअसल ये सारे ट्वीट का जो रिप्लाई कर रहे हैं अजीत पवार, ये सारे ट्वीट्स कल के हैं और ये सवाल उठ रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ने तो कल ही रिप्लाई कर दिया था और थैंक यू कर दिया था, अजीत पवार ने क्यों नहीं थैंक यू किया? तो मुझे लगता है कि कल जो कुछ हुआ उससे शायद वो बाहर निकले, कोई नई स्ट्रेटजी उनके दिमाग में, इसलिए अब रिप्लाई कर रहे हैं और अपने स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये संदेश दे रहा है जिसको हम कल से कहते चले आ रहे हैं, लगातार कहते चले आ रहे हैं कि देखिए, जो मीडिया में दिखाई दे रहा है ऊपरी तौर पर, वो ऊपरी तौर पर है, अंदर क्या क्या चल रहा है इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। सवाल उठता है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई हम स्थिर सरकार, रोहित, एक चीज और आपसे ऑन अ लाइटर नोट, फिर मैं अभिषेक का रुख करूंगा। आपने ट्वीट देखा एक बार और उनका ट्विटर देखिए, अभी भी वो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिख रहे हैं। जी, उनका प्रोफाइल जो लिखा हुआ है वो उसमें हिसाब से लिखा हुआ है, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे ही ये, तो उसी को लोग लिख रहे हैं। लेकिन अब ये बनने वाले हैं, जिन्होंने शपथ ग्रहण ले चुका है, बन चुके हैं इनफैक्ट, तो उसको उन्होंने अपडेट नहीं किया है। ठीक है, मैं आता हूं। असल में देवेंद्र फडणवीस ने अपडेट कर दिया था, वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से फिर उन्होंने चीफ मिनिस्टर लिख दिया था। बिल्कुल, इसलिए ये बात मेरे दिमाग में आ गई। लेकिन एक तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें होटल रेनेसा की हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। होटल रेनेसा कुछ रोहित में रोकता हूँ, अभिषेक के पास कुछ जानकारी है, वो हाथ हिला रहे हैं। थोड़ा सा अभिषेक से मैं अपडेट ले लेता हूँ। अभिषेक बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, बिल्कुल, जो मैं बताना चाह रहा था राकेश साहब ने बता दिया कि अजीत पवार का जो ट्विटर हैंडल है, भले ही ट्वीट करके लगातार बधाई दे रहा है, लेकिन उनका जो स्टेटस है अभी भी पुराना वाला है, एनसीपी वाला है। अभी भी वह एनसीपी के नेता के ऊपर लिखे हुए हैं और उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का लिखा हुआ है। जरूर इस बारे में हालांकि वही बताना चाह रहा था, लेकिन ये साफ है, अजीत पवार बहुत आगे निकल गए हैं। किसी भी सूरत में अजीत पवार पीछे आने वाले अब नहीं है। कितना भी उद्धव ठाकरे शरद पवार कितना भी प्रयास कर ले, जो मैं जानकारी है लगातार वो मानने वाले नहीं है। कल पूरा मामला देखिए, पूरी रणनीति तय हो चुकी है, पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, जो जानकारी मेरी है, सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में फैसला करेगा। कारण साफ है कि इनको पता है। ठीक है अभिषेक, मैं आता हूं, एक तस्वीरें मैं रोहित का रुख कर लेता हूं। रोहित, आप बता रहे थे ये शायद रेनेसा होटल की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो वहां की सबसे बड़ी, जो मराठी भाषा में कहा जाए घड़ामोड़ी जो हो रही है, जो घटनाक्रम चल रहा है, ये एक एक करके गाड़ियां दिख रही हैं। इस गाड़ी में शरद पवार दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार आगे बैठे हुए हैं और इसके पहले आपको मालूम है उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंच चुके हैं और उद्धव ठाकरे इस वक्त अपने वहां पे लोगों से बात भी कर रहे थे। तस्वीरें भी आई थी थोड़ी देर पहले की, तो ये शरद पवार पहुंचे हैं और उनका गाड़ी का काफिला रेनेसा होटल में भी प्रवेश कर रहा है। और वहां पर जो सबसे बड़ी चीज दिखाई दे रही है, उसके पीछे आने वाली गाड़ियां जो आ रही हैं, उनमें कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस सुरक्षा के तौर पर गाड़ी गई अंदर की तरफ। यहां सत्ता के 3 मीटिंगें चल रही है महाराष्ट्र में, मुंबई में इस वक्त। उनमें से एक केंद्र आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, रेनेसा होटल। ये वही होटल है जिसकी बात हम कर रहे थे कर्नाटक में। कर्नाटक में सत्ता पलट जब हुआ तो सरकार की अदला बदली हुई थी, तो यहां पर सरकार के विधायक जो छुप के आके बैठे हुए थे कर्नाटक से, यहां पर से सरकार बीजेपी की बनी थी और यहां इस वक्त बीजेपी की सरकार गिराने के लिए महाराष्ट्र में उठापटक का दौर चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कुछ देर बाद कि वहां जाएं और वहां पे देखें, संवाददाताओं से बात करें कि वहां कौन कौन आया है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें दिख रही हैं, 3 मीटिंग, एक लाइव चल रही जहां पे देवेंद्र फडणवीस अपनी बात कर रहे हैं अपने विधायकों से। हालांकि वहां भी पूरे विधायक नहीं दिखाई दिए थे। दूसरी मीटिंग जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही थी, जिसकी तस्वीरें देखी, रेनेसा होटल की। और एक मीटिंग चल रही मैरियट होटल में, जहां पे कांग्रेस के नेताओं को बातचीत किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बार फिर से इन 3 तस्वीरों के जरिए आपको मौजूदा परिस्थिति महाराष्ट्र में विधायक बचाओ अभियान और विधायकों की मोर्चेबंदी इस तरीके से की गई है कि उन्हें अलग अलग 3 जगहों पर रख दिया गया है और इन्हीं होटलों में अलग अलग बैठकें चल रही हैं। रेनेसा की फिलहाल आपने तस्वीरें देखी और यहां पर मुलाकात शरद पवार और उद्धव ठाकरे की। वहां पर शरद पवार पहुंचे हुए हैं। मैरियट में फिलहाल जो होटल है वहां पर कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं और वसंत स्मृति में बीजेपी की बैठक चल रही है। वहां पर तमाम बड़े बीजेपी के नेता और देवेंद्र फडणवीस वहां पर पहुंचे। जोरदार तरीके से नारेबाजी के बीच उनका स्वागत किया गया। हालांकि
वो कॉन्फिडेंट देखे, लेकिन किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बंद कमरे के अंदर दोनों नेताओं की बैठक हुई है। दोनों नेताओं यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की रेनेसा होटल के अंदर एक बंद कमरे में बातचीत, और इसी के पैरेलली कोशिश चल रही थी। जयंत पाटिल कोशिश कर रहे थे कि अजीत पवार को मना लिया जाए, उनको खेमे में वापस ला लिया जाए, लेकिन यह बैठक कामयाब नहीं हुई है। यानी अजीत पवार को मनाने की जो कोशिशें चल रही थी वो कोशिशें फेल हो गई हैं। और इसी के बीच एक दिलचस्प जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट ये है कि अजीत पवार अचानक अपने ट्विटर हैंडल पर एक्टिव हुए हैं अब से थोड़ी देर पहले, और उन्होंने पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी नेताओं के ट्वीट का जवाब दिया है सिलसिलेवार तरीके से। जो ट्वीट कल किए गए थे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के शपथ ग्रहण के बाद बधाई संदेश के तौर पर, उन सारे बधाई संदेशों का सिलसिलेवार तरीके से अजीत पवार ने जवाब दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट का उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि विश्वास और शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद और एक स्टेबल गवर्नमेंट देंगे। सवाल ये राकेश बड़ा सवाल तो फंस गया है कि अब शिवसेना के लिए क्या स्थिति होगी। अजीत पवार के ट्वीट वाले संदेश के बाद आज सुबह हमने देखा था शिवसेना की तरफ से बयान आ रहे थे कि नहीं, हम लोग पूरी तरह से एकजुट रहेंगे और इनके भी सारे विधायक आ जाएंगे। अभी तक हमारी खबर के हिसाब से जो 6 विधायक इंक्लूडिंग अजीत पवार वो उनके संपर्क में नहीं है और टोटल खाली 41 ही गए थे। अभी पूरी गणना करके अभिषेक हमारे साथ जुड़ जाएंगे जो बताएंगे क्या हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से इस समय जो हमारे मेहमान अगर जुड़ गए हमारे साथ तो शिवसेना की प्रतिक्रिया बनती है इस पर। बिल्कुल शिवसेना की प्रतिक्रिया बनती है, लेकिन उससे पहले जो आपने कहा रोहित, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि शिवसेना की हालत इसी से समझी जा सकती है कि विधायकों की मोर्चेबंदी की कमान उन्होंने खुद संभाल ली है और हर जगह शिवसैनिक पहरा देने में लगे हुए हैं। तो शिवसेना की हालत क्या है वो इससे समझी जा सकती है। संजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना के जो प्रवक्ता है, नेता है। संजय द्विवेदी, आप लोगों की हालत यह हो गई है कि मातोश्री छोड़कर शिव सैनिक अलग अलग होटलों में मोर्चेबंदी और पहरेदारी में जुट गए हैं। नहीं, क्या एक चीज मुझे बताइए, क्या है सरकार बन गई है, लेकिन विधायकों को जब आवाज जब मिलता है, जब सरकार बन जाती है, आज विधायकों के पास कोई आवाज नहीं है। नहीं, सरकार तो बनी गई है, तो उनकी सरकार तो बनी गई है। ये कहिए प्रोटेस्ट आप लोग ये बात कह रहे हैं, देखिए आप लोग जो बात कह रहे हैं, नहीं, हाँ, प्रोटेस्ट जब तक शपथ नहीं लेंगे वो तब तक उनको आवाज आवंटित नहीं होंगे। तो जब आवाज आवंटित नहीं है तो विधायकों को कहां रखा जाए। आप लोग जो बार बार ये कह रहे हैं भाई विधायकों का ये हम सम्मान कर रहे हैं, क्या सम्मान करना उचित नहीं है क्या? अगर वो दूर दूर से बोलो विधायक लोग आ रहे हैं तो कोई कहीं रहता कोई कहीं रहता, उनको सबको इकट्ठा करके अगर हमने रखा है तो ये हम भारतीय संस्कृति निभा रहे हैं। नहीं, सम्मान दीजिए साहब, हम कह रहे हैं कि सम्मान मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती सम्मान दीजिए ना संजय जी, सम्मान देने के लिए मना किया गया। आप लोग लेकिन अलग अलग होटलों में शिव सैनिकों की जो मोर्चेबंदी कर दी गई है विधायकों की सुरक्षा के नाम पर, लगता है सबसे ज्यादा बेचैनी और मौजूदा स्थिति में सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति में शिवसेना मीटिंग सब कर सकते हैं ना। नहीं, बीजेपी बेचैनी तो हो रही बीजेपी के अंदर इस समय। ये तो हमसे कल झारखंड जी कह रहे थे, कल कह रहे थे, स्पष्ट कह रहे थे वो कि हमारे 54 विधायक हमारे साथ है। आज 50 विधायक 51 विधायक अगर माननीय शरद पवार जी के पास पहुंच गए हैं तो बेचैनी किसके अंदर पड़ी है? संजय द्विवेदी जो राज्यपाल के पास साइन करके जो लेटर गया है उसमें 41 विधायकों के सिग्नेचर हैं, उसमें 41 विधायकों के सिग्नेचर है, 54 विधायकों के सिग्नेचर नहीं है। लेकिन साइन उन्हें किसी चीज के लेटर पड़ी है। संजय द्विवेदी जो राज्यपाल के पास साइन करके जो लेटर गया है उसमें 41 विधायकों के सिग्नेचर है, उसमें 41 विधायकों के सिग्नेचर है, 54 विधायकों के सिग्नेचर नहीं है। लेकिन साइन उन्हें किसी चीज के लिए किया, तो इसमें तो 54 किस हिसाब से गिनती करते हैं? अजीत पवार को भी क्यों लिया क्या? अच्छा एक बात बताइए संजय द्विवेदी, सुनिए संजय द्विवेदी सुनिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा गिराई गई है। अब देखिए बेचैनी आप लोगों की इसी से समझ में आती है कि आप सुनने को तैयार नहीं है। आपने अभी कहा कि 54 विधायक शरद पवार के साथ हैं, अजीत पवार को भी गिन लिया क्या? नहीं, 54 नहीं कहा मैंने, 51 कहा। अरे अभी 54 कहा, जी ने कहा, अभी 54 कहा। आप सुनिए हमारी बात, अभी 54 कहा आपने। 50 से 51 विधायक शरद पवार जी के पास हैं। 54 विधायक कल नहीं 54 नहीं कहा मैंने, 50-51 विधायक मैंने। रोहित आप सुन रहे हैं संजय द्विवेदी की बातचीत, गणित तो मेरा विधायक कहते हैं, लगता है अजीत पवार को भी काउंट कर ले रहे हैं। नहीं राकेश, दिक्कत यह है कि मेरी खुद की भी गणित बड़ी कमजोर रही है बचपन से और मैं यहाँ गणित जब सुना हूं तो और कंफ्यूज हो रहा हूँ। कल रात से लेकर आज सुबह तक एनसीपी ने इतनी बार अपने आंकड़े बदल लिए हैं कि हमें यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कल रात को जयंत पाटिल ने कहा था कि देखिए हमारे पास 45 यानी 45 विधायक गाड़ी के अंदर बैठे हैं, 5 रास्ते में हैं और बाकी 2 से संपर्क हो चुका है।
आप फ्लोर टेस्ट में यकीन करिएगा, अब यकीन अरे मत करिए। द्विवेदी जी, अभी तो द्विवेदी जी, मंत्री बन गया भाई, द्विवेदी जी, अभी तो देखिए मंत्री बन गया, द्विवेदी जी, अब यकीन करने आपको क्या जरूरत है? नहीं सुनिए ना, अभी हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जी, मैं सुन रहा हूं। तो नहीं, राकेश मैं बात कर रहा था कि देखिए कल रात से आज तक के आंकड़े खाली बता दे रहा हूं। एक आंकड़ा है 45 हमारी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, 5 आ रहे हैं, और उसके अलावा 2 लोगों के परिवार वालों ने हमको संपर्क करके कहा है कि हम लोग आपके साथ हैं। फिर सुबह सुबह आता है कि नहीं देखिए हमारे पास 43 हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं और बाकी लोग भी हमारे संपर्क में। फिर आंकड़ा आता है सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं भैया हमारे पास 41 हैं, हमारे पास 41 है और बहुमत साबित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये उन्होंने नहीं कहा कि हम 145 का आंकड़ा टच कर लेंगे, उन्होंने कहा कि हम बहुमत साबित कर देंगे। अब सवाल उठता है कि आंकड़े जो तीनों तरीके से दिए, क्या एनसीपी जिसके पास गिनकर के 54 विधायक हैं वो अपने विधायकों की गिनती नहीं कर पा रही है, या उनको कंफ्यूजन है, या फिर वो पूरे कॉन्फिडेंट नहीं है? भाई मेरे ख्याल से विप्लव जी जो हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी की तरफ से, उनको ज्यादा अंदाजा होगा। आप ज्यादा अंदाजा होगा क्योंकि उन्होंने पक्का गिनती कर ली होगी। आप बताइए कि आपकी गिनती कितनी तक पहुंच गई है? नहीं, अंदाजा ज्यादा होगा, और मुझे लगता है सबसे बड़ा वाला कैलकुलेटर भी इनके पास होगा रोहित। तो मैं जयराम जी का रुख कर लेता हूँ। जयराम जी आप ही बताइए आपका कैलकुलेटर क्या कहता है? राकेश जी शुक्रिया। देखिए हम कैलकुलेटर लेकर के तो बैठे नहीं है, ना ही हमारी जेब में वो विधायकों की लिस्ट है 170 विधायकों वाली। हम तो जो कुछ होगा लिस्ट लेकर ही तो पहुंचे थे राज्यपाल के पास। अब इतनी मतलब नहीं राकेश जी सुन लीजिए, इतनी हवाबाजी नहीं, लिस्ट लेकर ही तो पहुंचे थे ना। हमने जो कुछ भी कहना था वो मीडिया में कहने के बजाय, बयानबाजी करने के बजाय राज्यपाल महोदय के सामने वो लिस्ट प्रस्तुत की, और उसके आधार पर अब जब फ्लोर टेस्ट मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो तय वक्त दिया जाएगा, उस वक्त के भीतर मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को और देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ, हम फ्लोर टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। एक सवाल यहाँ बनता है कि भले अभी जयराम नहीं कहना चाह रहे हो, लेकिन सुबह सुबह आंकड़े हमारे पास आए थे, उस आंकड़ों में दावा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि हमारे पास हम 170 का भी क्रॉस कर जाएंगे आंकड़ा। अब एक बड़ी चीज मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि भाई आप कह रहे हैं कि हम प्रूव कर देंगे और ये कर देंगे, हमारी स्क्रीन के दोनों तरफ आपको कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे होंगे। ये आंकड़े अभी तक के तथ्य पर आधारित हैं, जो दावा एनसीपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी की तरफ से कोई कॉन्क्रीट शब्दों का ये दावा नहीं कि हमारे पास इतने इतने हैं। तो हम जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ एनसीपी के दावे की तरफ से, मैं इसको क्लैरिटी करना चाहता हूं। मेरे जो दाहिनी तरफ दिखाई दे रहा है वो है फडणवीस और अजीत पवार अगर जुड़ जाते हैं तो अभी अजीत पवार के पास हमारे हिसाब से सूत्र के हिसाब से 6 है, और जो मेरे बाईं तरफ दिखाई दे रहा है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस का आंकड़ा, ये आंकड़ा जो है ये भी एनसीपी को उस दावे पर आधारित है जिसके हिसाब से कह रहे हैं कि 48 हमारे साथ है। मैं बस ये, और राकेश भी यही जानना चाह रहे थे आपसे कि ये आंकड़े में अगर आपको कुछ फेरबदल लग रहा है तो आप बता सकते हैं कि भाई देखिए हमारे आंकड़े गलत हैं और हमारे हिसाब से ये आंकड़े हो सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं, फिर हम राकेश आगे जा सकते हैं। रोहित जी देखिए आंकड़ों की जब बात हो रही तो मैं शुरुआत करता हूं, मैं 2 भाग में इसका उत्तर आपको दे रहा हूं। पहले आंकड़े तो ये देखिए कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर करके सामने आई थी और 161 का स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन को, एनडीए को मिला था, जिसका चेहरा देवेंद्र फडणवीस थे। तो जनता ने जो आंकड़े दिए हैं उस आंकड़े को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज चूंकि नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूं ना, मैंने पहले कहा कि 2 भाग में इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। देखिए अब नई अपडेट क्या है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से शिवसेना और बाकी एनसीपी, कांग्रेस पहरेदारी पर जुट गई है। अपने अपने विधायकों को ताला में रखने की जरूरत उनको पड़ रही है, ताले चाबी में बंद किया जा रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ यह स्थिति कभी क्यों नहीं पैदा होती? क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में एक समन्वय है, आपस में एक विश्वास है, जिनको अपने विधायकों पर विश्वास है। मैं इंटरप्ट करता हूं। रोहित एक दिलचस्प बात, मुझे लगता है कि हमारी आपकी बातचीत को अजीत पवार ने शायद सुन लिया है। देखिए उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल अपडेट कर लिया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उन्होंने लिख लिया। मुझे लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं मैं दिखा देता हूं दर्शकों को, ये देखिए दर्शकों को दिखाऊंगा, कैमरामैन पे कहूंगा कि जूम करके दिखाएं। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बताया था और राकेश जी का जिक्र कर रहे थे कि बिल्कुल नहीं हुआ है हैंडल चेंज, अब देखिए इनके हैंडल के ऊपर लिखा हुआ है अजीत पवार का, जो फुल फ्रेम इसे काटा जाए तो ठीक रहेगा, जिसमें दिखा हुआ है देखिए कि अजीत पवार अब डेप्यूटी सीएम है। अब उन्होंने अपना, अब जाकर के सोशल मीडिया में उन्होंने अपडेट किया है, ये देखिए
डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल हैंडल है। 3,60,000 फॉलोअर है इनके, और ये हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये अजीत दादा पवार का ट्विटर हैंडल है। राकेश, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बेहद दिलचस्प तस्वीर है और इसके मायने क्या होंगे इस पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। जयराम जी अपना कैलकुलेटर जल्दी फिनिश करिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों का रुख कर लेता हूं। राकेश जी, संख्या दिन ब दिन जितना आप देख रहे हैं, जिस तरह की बेचैनी है, उस बेचैनी में हर कोई चाहता है कि महाराष्ट्र में जो एक अस्थायी नेतृत्व देने वाली, अस्थायी सरकार देने वाली गठबंधन बनी है, उस गठबंधन के साथ ही जाए। तो ये सभी दलों की बेचैनी से वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। नहीं सुनिए ना, रोहित का बड़ा सीधा सा सवाल था, उसका सीधा सा जवाब आपने नहीं दिया। आप लगे जलेबी बनाने के लिए। नहीं, मैं उन्होंने कैलकुलेशन पूछा किसके, छोड़िए, नहीं आप सीधे नंबर गिनाइए, नंबर गिनाइए ना सीधे सर। मैं जनता के दिलचस्पी नंबर में है। बहुमत की सरकार के लिए जितनी आवश्यकता है उससे अधिक विधायक फ्लोर टेस्ट में हमारे साथ शामिल होंगे। किसके कितने 105 आपके, उसको छोड़कर बताइए। देखिए, जब राजनीतिक घटनाक्रम इतना तेज चल रहा हो तो स्टूडियो में बैठ करके किसके कितने विधायक हैं ये हिसाब दिल्ली में बैठ के पूरा खेल हो जाता है, तो फिर भी स्टूडियो में बैठे हैं, कुछ तो दिशा निर्देश मिला होगा ना आप लोगों को कि भाई ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंट होकर बोलिए। बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट हैं कि फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करेंगे, विश्वास मत प्राप्त करेंगे। अच्छा, एक चीज और, फ्लोर टेस्ट में करेंगे 30 तारीख को, ऑफिशियल जानकारी तो आई नहीं, ये 30 तारीख का खेल क्या है जरा क्लियर कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा कि कल होना है, परसों होना है, जब होना है उस दिन होगा। हम तो मतलब आप लोग इंतजार कर रहे थे कि छोड़ देते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहीं पर क्लियर होगा, उस हिसाब से काम करेंगे। नहीं, जब अब चला गया है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं बनती ना, मतलब पहले से कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। दो मेहमान और हमारे साथ हैं, संजीव कौशिक है और सतीश कुमार सिंह है। संजीव कौशिक, मैं आपके पास आता हूं, ये अजीत पवार अचानक से एक्टिव हो गए, इसका मतलब क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि पहली बार हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि सवाल जिसे करना चाहिए था उसे हम बरी कर रहे हैं और जिसे बरी करना चाहिए था उसे सवाल कर रहे हैं। सवाल बार बार हम यही दोहरा रहे हैं कि हमें ये पूछना चाहिए कि अजीत पवार यदि डिप्टी सीएम के पद पे काबिज हैं तो उनके पाले में कितने हैं। हम पूछ रहे हैं एनसीपी से कि आपके पाले में कितने हैं। अरे साहब, जिसने सरकार बनाई है वो तो तय करे, वो क्लियर करे। हमने जयराम जी अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने राज्यपाल महोदय को जितना संख्या देना था सरकार बनाने के लिए हमने दिया। अरे भाई, पहली बार आपने ऐसा किया, कान में दिया, लोगों को पता नहीं चला कितने लोगों का लिस्ट दिया, कब दिया, कैसे दिया, राष्ट्रपति किस समय आपने जो शासन लागू था वो खत्म करने की कोशिश की। पहली बार ऐसा हुआ कि आप ही के विधायकों को पता नहीं था कि पहली बार बनने जा रही है। संजीव जी पहली बार राकेश जी, एक बहुत ही अच्छा शेर है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती और हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। 1967 से इनके अगर कारनामों की फहरिस्त गिनाए तो टीवी स्टूडियो की टिकट कारनामे को सही माना जाए। देखिए, नहीं वही मैं कह रहा था, देखिए आपने गलत बात छेड़ दी। अब वो पूरा आपका इतिहास गिनाएंगे, वो इतिहास पार्टी ने कब क्या किया, कैसे राज्यपाल का आधी रात को यूज किया, कैसे राष्ट्रपति का आधी रात को इस्तेमाल किया, फिर वो पूरा इतिहास गिनाते रहे। लेकिन आज तो ये स्वीकार करेंगे कि सुबह में जो कल सुबह 8 बजे देश की जनता ने देखा वो सही नहीं देखा। नहीं, तो फिर मतलब नहीं, ये करें तो गुनाह, आप करें तो पुण्य हो गया। फहरिस्त जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि वो इल्जामों से उनकी पूरी तमीज काली हो चुकी है। आप मूल सवाल से भाग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये सही कहेंगे कि कल जो हुआ था वो सही हुआ था। एक बार हमें शायद मुंबई चलना चाहिए। अभिषेक लगातार अपडेट डाल रहे हैं हमारे न्यूज ग्रुप में। अभिषेक से पूछ लेते हैं कि उद्धव ठाकरे जो एनसीपी के नेताओं से मिले रेनेसा होटल में, और तो उन्होंने वहां क्या ज्ञान दिया, वहां पे उनके क्या शब्द थे, क्या वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी के नेताओं को, विधायकों को बचाने में जुटे हैं? अभिषेक, वहां की जानकारी कुछ बता दें भाई, ये पकड़ा पकड़ी का जो खेल चल रहा है मुंबई में। बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, सही कहा आपने, अपने विधायकों को बचा नहीं पा रहे, दूसरे विधायकों को बचाने के लिए चले हैं और उद्धव ठाकरे दर दर भटक रहे, कह सकते हैं, कहना गलत नहीं होगा, और जाके वह एनसीपी के विधायकों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आपको देखिए, साहब बता रहे थे, मैं इसमें एक बड़ी न्यूज देना चाहूंगा सर, जो अजीत पवार ने ट्वीट किया हुआ है। आप देखिए, ट्वीट करके साफ साफ लिखा हुआ है कि वह डीसीएम हो चुके हैं और सबसे खास बात है कि वह एनसीपी के हैं। पार्टी का नाम उन्होंने एनसीपी लिखा हुआ है, इसका साफ संदेश जाता है। बिल्कुल, तो मैं समझ पा रहा हूँ, जो कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है, इसका साफ संदेश जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि एनसीपी पर कब्जा कर लिया अजीत पवार ने, जैसा लगातार उस तरफ इशारा कर रहा हूं मैं आपको कि अभी भी अपने आप को बड़ा नेता कह रहे हैं अजीत पवार। मतलब अजीत पवार ये कह रहे हैं कि आप जो कह रहे थे, अभिषेक ने कल से हमको ये अपडेट दिया हुआ है, इसके मुताबिक राकेश जो अभिषेक बता रहे हैं और जो चीज उन्होंने अपडेट डाली हुई है, सजेस्ट ये करता है कि करीब 2/3 36, अगर देखा जाए तो 54 में से 36
36 विधायक अभी भी उनको उम्मीद है कि एनसीपी की, ये सिर्फ मैं आकलन कर रहा हूं, इनके जो आंकड़े दिए गए जो अभिषेक बता रहे हैं, एनसीपी के नेता अपने आप को बता रहे हैं, तो 2/3 बहुमत होना बड़ा जरूरी होता है विधायक दल का नेता कम से कम बने रहने के लिए, जहां तक मुझे अंदाजा है। तो उनके आकलन के हिसाब से अभिषेक 36 एक और बड़ी दिलचस्प बात है, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए हैं, एनसीपी के विधायकों से मिल रहे हैं और ये बेहद दिलचस्प बात है कि एनसीपी के विधायकों को दिलासा दे रहे हैं कि देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए बड़ी खबर ये विधायक हैं कितने, वहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से 36 विधायक लग रहा है कि अजीत पवार के पास है, तो 36 अगर उधर है तो 41 - 36 बच के 5-6, लेकिन फोटोग्राफ पे थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि 36 है, 44 है, 41 है। अभिषेक क्या है आपके पास फिगर वहां पे रेनेसा होटल में? उद्धव कितने लोगों को मिल रहे हैं, कितने को बोल रहे हैं, टोटल संख्या? देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, करीबन 41 विधायक हैं जो एनसीपी क्लेम कर रही है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा जरूर कुछ दिनों बाद सामने आ जाए, कुछ दिनों बाद सामने आ जाएगा कि आखिरकार एग्जैक्ट कितने थे, लेकिन जानकारी 41 की है। लेकिन हमें वापस उस तरफ आपको ले जाना चाहूंगा रोहित जी, और जिस तरीके से राकेश आपको, कि देखिए बड़ी खबर है कि लगातार एनसीपी अपने विधायकों को भले ही बोले 50 विधायक है, सवाल तो यह उठ खड़ा हो रहा है कि अब एनसीपी के जो नेता है कौन, क्योंकि एनसीपी भले शरद पवार मुखिया सबको पता है, लेकिन सीएलपी का लीडर कौन है वह अजीत पवार साफ क्लेम कर रहे हैं। वह ये नहीं कर रहे कि पार्टी फोड़ दिया, वह साफ कह रहे हैं कि एनसीपी की तरफ से वह महाराष्ट्र के डीसीएम है, जो ग्रुप लीडर है वही अजीत पवार है। चलिए अभिषेक, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, एक ब्रेक लेना है, ये बताते हुए कि फिलहाल महाराष्ट्र की जो मौजूदा स्थिति है उसमें जबरदस्त तरीके से एक्टिव हुए हैं अजीत पवार। ट्विटर पर अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना बायो चेंज किया, उस पर लिख दिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एनसीपी लीडर, ये उन्होंने मेंशन किया और सिलसिलेवार तरीके से जो भी बधाई संदेश थे सबको शुक्रिया कहा और बीजेपी की टॉप लीडरशिप को कहा इस भरोसे के लिए शुक्रिया। वक्त पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। डिप्टी सीएम उसने मेंशन कर दिया है, इससे पहले थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे सब कुछ है, लेकिन डिप्टी सीएम वो मेंशन क्यों नहीं कर रहे, और सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और जो भी बधाई संदेश पहुंचे थे शपथ ग्रहण के बाद, उन सभी बधाई संदेशों का रिप्लाई उन्होंने किया है। पीएम मोदी को किए ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा ये भी आपको बता दें। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इस भरोसे के लिए शुक्रिया और हम एक स्टेबल गवर्नमेंट देंगे महाराष्ट्र में। तो ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम मेंशन किया है ट्विटर पर अपने बायो में अजीत पवार ने अब से थोड़ी देर पहले, और उन्होंने पहला ट्वीट जो आया बायो अपडेट करने के साथ पूरे भरोसे के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट कर शुक्रिया अदा किया। लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी शुक्रिया, हम एक स्थिर सरकार सुनिश्चित करेंगे जो महाराष्ट्र की जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। इससे एक बात तो अब साफ हो जाती है कि पार्टी के ओर से जो उन्हें मनाने की कोशिशें चल रही थी वो कोशिशें पूरी तरीके से फेल हो गई हैं और जो उन्होंने एक डिसीजन लिया था और फर्मली उस डिसीजन के साथ सामने आ गए। 26 मिनट में 21 ट्वीट किए हैं, यानी पिछले 26 मिनट में 21 ट्वीट। और इससे पहले हमने आपको खबर बताई थी कि जयंत पाटिल किस तरीके से कोशिश कर रहे थे उन्हें मनाने की, वो कोशिशें फेल हुई हैं और उसके तुरंत बाद वो एक्टिव हुए हैं और पहला काम उन्होंने किया है ट्विटर पर एक्टिव होने का और वहां पर अपना बायो अपडेट करने के साथ ही तमाम बड़े नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया है। ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो आपने थोड़ी देर पहले बायो अपडेट किया है अजीत पवार ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, और साथ ही एनसीपी लीडर भी उन्होंने मेंशन किया है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर, ये मेंशन किया है और ये काफी कुछ कहती है ये तस्वीर। जी रोहित, देखिए ये भी बताता है कि 26 मिनट में 21 ट्वीट, यानी 21 बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को सपोर्ट करते हुए, समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, कितने बड़े तरीके से एक्टिव। कल रात की तस्वीर अगर आपको याद होगी, कल रात को अकेले वो अपने भाई के घर पर दिखाई दिए थे, जिनकी तस्वीरें हमने शेयर की थी, वीडियो भी दिखाया था, अकेले घूम रहे थे, कोई भी उनके साथ नहीं था, एनसीपी का एक भी व्यक्ति नहीं था, वो खाली कान पर फोन लगाए दिखाई दे रहे थे और इधर उधर टहलते दिखाई दिए थे और पूरे घर में अकेले, जबकि पूरे के पूरे विधायक पहुंच के बैठे हुए थे वसंतराव दादा पाटिल की जो वहां पर हॉल, वहां पर जाकर बैठे हुए थे। अब जो सवाल आता है सबसे बड़ा ये आता है कि देखिए अभी तक शरद पवार ने उन्हें पार्टी से निकाला नहीं है, जो कल फैसला लिया गया विधायक दल की बैठक में उनसे अधिकार छीन लिए गए। अजीत पवार अभी भी अपने आप को एनसीपी का नेता बता रहे हैं, उनको पार्टी के चीफ विप के तरीके से निकाला जाएगा नहीं निकाला जाएगा, और चीफ विप देने का अधिकार है या नहीं अधिकार, उसका पेच फंसा हुआ है। तो ये जो अभी ट्वीट हम देख रहे हैं और जो ट्वीट लगातार हमने दिखाया कि अंधाधुंध
करीब हर मिनट एक ट्वीट उन्होंने ड्रॉप किया, उससे ज्यादा ही कर दिया है बल्कि करीब करीब। अभिषेक से जानना जरूरी है कि इस वक्त अजीत पवार की स्थिति कानूनी तौर पर, लीगल तौर पर क्या है। बिल्कुल देखिए, अगर जो मेरी जानकारी है, जो सूत्रों के जो माने, जो तमाम जो कानून के विशेषज्ञ जो हमारी लगातार बातचीत हो रही है, उनका साफ कहना है, और देखिए बीजेपी के लोग इस पूरे मामले पर अब डिफेंड कर रहे हैं, अजीत पवार के साथ में लगातार खड़े हो चुके हैं। वह साफ साफ कह रहे हैं कि अजीत पवार अभी भी सीएलपी के लीडर है, विधायक दल के नेता अगर कोई है तो वह अजीत पवार है। जयंत पाटिल का चुना जाना असंवैधानिक है, गलत है, वह कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। और आपको फिर से मैं दोहरा रहा हूं मैं रोहित आपको, कि जिस तरीके से देखिए कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में पूरा इसी मुद्दे पर केंद्र बिंदु कुछ अगर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा रहेगा कि अजीत पवार ही नेता है एनसीपी के, और उन्हें पूरा अधिकार है विप जारी करने का और सभी को बुलाने का पूरा अधिकार है। मुझे लगता है अजीत पवार पर सुप्रीम कोर्ट कुछ ना बोल करके खाली फ्लोर पर देगी कि फ्लोर टेस्ट होना है तो कब होना है, और या फिर ठीक है। एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख करते हैं। उद्धव ठाकरे अब ललित होटल पहुंच रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर, और उससे पहले उन्होंने एनसीपी विधायकों से कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा गठबंधन लंबा चलेगा, चिंता मत करो, ये रिश्ता लंबा चलेगा, हमारा गठबंधन बहुत लंबा चलेगा। ये बड़ी खबर है। और अब होटल ललित पहुंचे हैं रोहित, हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, अब देखिए एनसीपी विधायकों से मिल लिए, अब पहुंच गए होटल ललित उद्धव ठाकरे। वो पुरानी है ना, किसान पर गांव में क्या होता था कि पहले अपनी अपनी मुर्गियां काउंट करते थे कि शाम हो गई, सारी मुर्गियां सारे वापस आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, फिर दूसरे बार किसान देखने जाता था कि भाई मेरे सारे लोग सुरक्षित हैं कि नहीं। तो वो जहन में दोबारा रिकॉल हो रहा है वो सारा घटनाक्रम कि भाई सब कुछ है नहीं है। बार बार कल रात को याद होगा कि कितनी बार काउंटिंग की गई थी, बस में उतरने चढ़ने से पहले कम से कम 3 बार खुद जयंत पाटिल आके काउंट करने गए थे। तो आप अपनी काउंटिंग के साथ साथ दूसरे की काउंटिंग भी चल रही है, लेकिन एक बड़ा पेच फंसा हुआ है अभी राकेश, इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 44 सुरक्षित हैं कि नहीं है और वो कहां जाके बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी पर भी निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि कल हमने सुना था नारायण राणे का बयान, जो इंडिया न्यूज पर उन्होंने कहा था कि भाई देखिए इस वक्त शिवसेना भी टूट सकती है और 100%, ये उनके शब्द थे, 100% कांग्रेस टूटेगी। तो अब ये बड़ा खेल है, इसलिए देखना होगा कि ये गिनती जो चल रही है इधर उधर होटलों में जाकर के, उससे कितना कॉन्फिडेंस बढ़ पाएगा और कितना ये कल ये आपने दिलचस्प बात कही है, और लगातार अब इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है रोहित, और सोशल मीडिया पर भी, और साथ ही जो कुछ और जानकारियां पहुंच रही हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि एनसीपी विधायक अजीत पवार द्वारा जारी किए गए व्हिप का पालन करेंगे तो बीजेपी बहुमत साबित करेगी, और अगर नहीं करते हैं तो उन विधायकों की सदस्यता रद्द हो सकती है, ऐसी चर्चा चल रही है। और ऐसी अगर स्थिति आती है कि अगर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो आप सोचिए कि फिर एनसीपी में बचेंगे कितने, और फिर विधानसभा का जो टोटल नंबर है वो 288। यहाँ पर तो मैं जानकारों से एक और चीज समझना चाहूंगा, तो गणित तो अपनी जगह ही है, सबसे बड़ा पेज जो फंसेगा जब विधानसभा बैठेगी तो प्रोटेम स्पीकर की भूमिका पर। अभी हमको देखना पड़ेगा सबसे बुजुर्ग और सबसे सीनियर वहां पर कौन है जिसको वरीयता क्रम में सबसे ऊपर प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, उसकी भूमिका भी बड़ी अहम रहेगी इस वक्त में, क्योंकि वो आपको याद होगा कर्नाटक में क्या खेल हुआ था। कर्नाटक में स्पीकर की भूमिका पर ही सवाल उठ गए थे कि स्पीकर ने एंड टाइम पर आनंद फानन में इसको हटाया, उसको बैठाया, उसको बर्खास्त किया, खटाखट किया, आखिर सरकार बना दी। बाद में फिर फैसला क्या आया, बदला गया, पलटा गया, वो अलग खेल चला। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जो बनेंगे उसका भी भूमिका बड़ा होगी। मेरे ख्याल से इस पर सतीश अगर कुछ बता पाए कि मैं सतीश जी के पास जाने वाला था, आपने मेरी जुबान मुंह की बात ले ली रोहित जो है, उसके बाद हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे। सतीश जी बताइए, ये तो बड़ी दिलचस्प स्थिति हो गई है, और अजित जिसकी चर्चा हो रही है कि अजित पवार ने जो व्हिप जारी किया नहीं पालन करते हैं तो मुश्किल हो जाएगी, सदस्यता चली जाएगी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? राकेश भाई, सबसे पहले तो अभी इसमें स्पिन और बाकी है, अभी बात यहीं तक खत्म नहीं हुई है, अभी बातें अभी आगे और होंगी। महाराष्ट्र, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर भारत के कोई भी राज्य का असेंबली अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो महाराष्ट्र ही है, क्योंकि वो भारत का इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है, इसलिए हर पार्टी की दाव वहां पर लगी हुई है। जिस तरीके से अजीत पवार रातों रात सुबह खबर, हम सभी औचक्के रह गए कि जो समीकरण के एक तस्वीर एक बार दिखा देते हैं, प्रतिकूल स्थिति से। सतीश जी मैं आता हूँ, रोहित के पास कोई तस्वीर है? सतीश जी अपनी बात करते रहे, एक तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, इस बीच जारी हुई है इस परिवार में। आपको तस्वीर अगर देख पाए ध्यान से देखिएगा, ये तस्वीर है रोहित पवार की, ये संजय राउत की, सुप्रिया सुले की और आदित्य ठाकरे की।
ये दो, इसमें से एक पवार, दो लोग पवार घराने के हैं और एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसमें बीच में संजय राउत और आदित्य ठाकरे। ये ताजा तस्वीर आई है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहा जा सकता है एक तरीके से, या कुछ और कह सकते हैं। ये तस्वीर है जी, आप अपनी बात कहते हैं सतीश जी, ये घटनाक्रम बीच बीच में अपडेट हो रहा है, इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं तो ताकि क्या अपडेट हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से एनसीपी का निर्माण हुआ था, कांग्रेस से हटकर नागरिकता के, सोनिया गांधी के नागरिकता के सवाल पर प्रश्न उठे थे, उसके आधार पर शरद पवार ने एक अलग पार्टी बनाई थी। आज उसकी अपनी वजूद है, निश्चित रूप से एक मजबूत पार्टी है और जो उभर कर सामने आई है। रातों रात जिस तरीके से डिफेक्शंस परिवार के भीतर हुआ और एक नया एक हलचल हुई कि अजीत पवार अलग हो सकते हैं, इस बात का अंदेशा पहले से था, लेकिन ये रातों रात जो खबर आई, इससे पूरी तरह से राजनीति समझने वाले भी सदमे में आ गए। तो अब यहाँ पर स्थिति यह है कि अजीत पवार की पकड़ कितनी है, उनके पास कितने विधायक हैं जो उनके साथ चलने को तैयार है। सतीश जी, दरअसल जो सवाल था, कानूनी तौर पर क्या मजबूत स्थिति में है अजीत पवार, जिसकी चर्चा बहुत तेज हो गई है और इस बात का उन्हें एहसास हुआ है, इसीलिए वो अचानक से ज्यादा अभी भी निश्चित रूप से एनसीपी के सबसे बड़े नेता और सर्वमान्य नेता शरद पवार ही हैं और जिस तरीके से बातें मुड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, वो शरद पवार के करने पर ही होगा। और जिस तरीके से विप जारी होगा, अब विप कौन जारी करता है, कैसे जारी करता है, लेकिन निश्चित रूप से उसमें अजीत पवार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो सकती है। तो लेकिन मैं यहाँ पर एक बात मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि जिस तरीके से सरकार बनाने की कवायद 3 दलों के द्वारा की जा रही थी, वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में संकट पैदा करता और वो फेल होता। भारतीय जनता पार्टी आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उसके द्वारा सरकार बनाई जाती है, जिस तरीके से भी बनाई जाती है, ठीक है, तो यह मान सकते हैं कि वो कुछ दिनों तक अस्थायी गवर्नमेंट देने की क्षमता रखती है। ठीक है रोहित, एक छोटा सा कमेंट, फिर एक ब्रेक लेना है। बस मैं ये कह रहा था कि एक तरफ संजीव जी, सतीश जी अपनी बात जो बता रहे थे, उसमें एक पेज ये भी है कि जितने विधायक अभी आ रहे हैं वहां से, उन सारे विधायकों ने, खासकर एनसीपी के, वो जो बाहर चले गए, लापता हुए थे, अचानक से निकल के आ गए थे, उन्होंने सब ने अपने बयान में की कहा है कि हम अजीत पवार के साथ भी हैं, हम पवार जी के साथ भी हैं। अब ये भी बड़ा खतरनाक खेल है, अजीत पवार के साथ भी, शरद पवार के साथ भी है। अब किसके साथ है फ्लोर पे ही पता चलेगा, फिलहाल तो आप चलिए ठीक है रोहित, एक तरीके से मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता के लिए ठीक भी है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस को प्रैक्टिकल के तौर पर मुझे लगता है देश की जनता बेहतर तरीके से देख रही है कि सियासत और राजनीति में किस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं और क्या क्या चालें चली जाती हैं। आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है। दोनों सदनों में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र ब्रेक बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है। दोनों सदनों में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र पर कल दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं और इसकी रणनीति तय कर रही है कांग्रेस की कल कैसे महाराष्ट्र को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जाए, यानी अब इसका असर देश की सियासत में, इसका माइलेज किस तरीके से लिया जाए, कांग्रेस इस रणनीति पर काम कर रही है और कल इसके लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। और चूंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो इस शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को दोनों सदनों में कैसे घेरा जाए, इस पर रणनीति बनाएगी कांग्रेस पार्टी। आज महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुबह 11:30 बजे का वक्त था। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की इस याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए, यानी कल तक के लिए टल गई है। मतलब सीएम फडणवीस को कल तक का और वक्त मिल गया है। अब जो स्थिति है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कोर्ट में आज क्या हुआ। महाराष्ट्र में नई सरकार पर सवाल, कितनी जायज है फडणवीस सरकार? सुप्रीम कोर्ट की कल चलेगी तलवार। दूध का दूध, पानी का पानी वाला होगा हिसाब। महाराष्ट्र की नई सरकार पर अब सुप्रीम कोर्ट महाफैसला सुनाएगा, क्योंकि जिस आपाधापी में सरकार का वहां गठन हुआ,
उसे लेकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। साथ ही इस सिलसिले में कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। सुबह करीब 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की नई सरकार पर सुनवाई शुरू हुई। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की ओर से दाखिल याचिका पर बहस शुरू हुई। कपिल सिब्बल शिवसेना और सिंघवी कांग्रेस की ओर से पेश हुए, जबकि तुषार मेहता केंद्र की ओर से पेश हुए और मुकुल रोहतगी बीजेपी विधायक की ओर से कोर्ट में हाजिर हुए। शिवसेना की ओर से पेश हुए सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि महाराष्ट्र में अचानक सुबह 5:37 पर राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। 11:42 पर सिब्बल ने कहा कि एक दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन के बारे में बताया, तो फिर सुबह राष्ट्रपति शासन कैसे हटा। 11:43 पर सिब्बल ने कोर्ट से मांग की कि तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाए। अगर उनके पास बहुमत है तो साबित करें। अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उनके पास तो वो विधानसभा में अपना भाईचारा साबित कर रहे हैं। वो क्यों इस बात से गुरेज कर रहे हैं कि उनके पास मेरे हाथ में तो कल आज ही विधानसभा बुलाइए, अदालत को छोड़िए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा और बहुमत साबित हो जाएगा। 11:44, जिसके जवाब में जस्टिस रमन्ना ने पूछा, आपके पास कुछ है कि राज्यपाल को क्या लिखित दिया गया। 11:46 सिब्बल से जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि राज्यपाल फडणवीस से संतुष्ट हुए होंगे तभी तो आमंत्रण दिया होगा। 11:50 पर बीजेपी की ओर से पेश हुए रोहतगी ने पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सुनवाई क्यों हो रही है, क्योंकि किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है। 11:53 तुषार मेहता ने एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना पर हाईकोर्ट को बाईपास करने का आरोप लगाया। 11:54 सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार ने अजीब तरीके से शपथ ली। राज्यपाल दिल्ली से मिल रहे सीधे निर्देशों पर काम कर रहे थे। सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि हम कल ही बहुमत साबित करने को तैयार हैं। इन लोगों को वक्त नहीं देना चाहिए। हमारी मांग ये है कि ये फडणवीस सरकार एक नाजायज सरकार है, लेजिटिमेट सरकार है, इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुरंत बिना किसी घोड़ा बाजार के बगैर तुरंत कल ही फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दे। और मैं पूरी उम्मीद है कि हमारे पास जो संख्या है, हमने जो कागजात पेश किए हैं, उसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय कल हमारे पक्ष में फैसला देगी, महाराष्ट्र की जनता के पक्ष में फैसला देगी। वहीं सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल का अपना दायित्व, जिसके कोई प्रमाण नहीं है कि राज्यपाल ने ये सब किया। सिंघवी ने बोमई जजमेंट के हवाले से कहा कि फ्लोर टेस्ट ही इस विवाद से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका है। कर्नाटक मामले और गोवा केस का उन्होंने हवाला दिया। आगे सिंघवी ने कहा कि एक उप मुख्यमंत्री कहता है कि समर्थन है, 40 विधायक लिखते हैं कि ये धोखा है। जो बातें सामने आ रही हैं उनकी बिना के ऊपर जो पिटीशन फाइल हुई है, कल जब सब लोगों का जवाब आएगा तो पता चलेगा कि कैसे खेल खेला गया संविधान के साथ और राज्य। फिलहाल सीधे रुक करते भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। या बैठकीच्या संपूर्ण इतिवृत्तांत सांगण्यासाठी माझ्याबरोबर वरिष्ठ आमदार कालिदास कोळंबकरजी, माननीय माजी मंत्री आणि वरिष्ठ आमदार बबनराव लोणीकरजी आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील अनुभवी आणि वरिष्ठ आमदार बबनराव पाचपुतेजी माझ्याबरोबर आहेत। या बैठकीमध्ये येणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावाला संपूर्ण बहुमताने माननीय देवेंद्रजी आणि अजित पवारजींचं सरकार हा विश्वासदर्शक ठराव
बहुमताने संमत करेल, सिद्ध करेल अशा स्वरूपाची संपूर्ण रणनीती आणि त्यावरची चर्चा आम्ही केली. बरोबरीने एक अतिशय महत्वाचा भाजप विधिमंडळ गटाचा अभिनंदनाचा प्रस्ताव सुद्धा आम्ही संमत केला. माननीय देवेंद्र फडणवीसजी आणि माननीय अजित पवार या दोघांच्याही अभिनंदनाचा प्रस्ताव सर्व आमदारांनी त्या ठिकाणी प्रस्तावना आणि अनुमोदन देऊन संमत केला. ज्या प्रस्तावामध्ये जे ठळक मुद्दे समोर मांडण्यात आले, ज्यामध्ये महायुतीला दिलेला जनादेश हा सुस्पष्ट होता, तो 180च्या वर होता, तरी त्या जनादेशाचा अपमान, अनादर किंबहुना त्याची हेटाळणी ही शिवसेनेने केली. तसंच ज्या विचारधारेच्या आधारावर महायुती गेल्या काही वर्षांपासून 30 वर्षाची परंपरा, त्या परंपरेत काम करत होती, त्या आपल्या स्वविचाराला सुद्धा तिलांजली ही महायुतीतील एक सदस्य म्हणून आमच्या मित्र पक्षाने दिली, याचाही उल्लेख आमदारांनी केला. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे 23 तारखेला शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्रजींनी मुख्यमंत्री म्हणून आणि अजित पवारजींनी उपमुख्यमंत्री म्हणून पूर्ण महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून एक विश्वासाचं वातावरण निर्माण झालं. किंबहुना असं म्हटलं तर योग्यच होईल, एक आनंदाचं वातावरण महाराष्ट्रातल्या समस्त वर्गात हे त्या ठिकाणी निर्माण झाल्याचं चित्र समोर आलंय. आणि म्हणून राहिलेल्या कामांना पूर्ण करण्यासाठी गरीब, दलित, कामगार, महिला, युवक, पीडित या सर्व समाजातील सर्व जाती घटकांना एकत्र नेऊन महाराष्ट्राच्या विकासाची गती अजून वाढवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारजींच्या मागे भाजप विधिमंडळ गटाने आपला अभिनंदनाचा प्रस्ताव संमत करून पाठिंबा दिला. आणि याबाबतची इत्थंभूत माहिती ही मी आपल्या सगळ्यांसमोर ठेवलेली आहे. आज भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल गट की बैठक, विधायकों की बैठक दादर में वसंत स्मृति में हुई, उसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ इस विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य कालिदास कोलंबकर जी, हमारे माजी मंत्री और विधानसभा सदस्य जो वरिष्ठ है ऐसे बबनराव लोणीकर जी, और इस विधानसभा का एक बहुत लंबा अनुभव रखने वाले हमारे विधायक बबनराव पाचपुते जी, ये मेरे साथ यहां पर इस ब्रीफिंग में है. आज सभी विधिमंडल भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आने वाले फ्लोर टेस्ट में, विश्वासदर्शक ठराव में बहुमत से इस प्रस्ताव को माननीय देवेंद्र जी और अजित पवार जी के नेतृत्व में जीतना, इसके बारे में चर्चा और रणनीति हमने तय की. विशेष रूप से आज के इस बैठक में एक ठराव रिजोल्यूशन हमने पारित किया, वो माननीय देवेंद्र जी और अजित पवार जी के अभिनंदन का प्रस्ताव. तो बीजेपी की बैठक चल रही थी, उसके बाद प्रेस से बातचीत करते हुए शिवसेना पर निशाना साधते हुए आप सुन रहे थे. फिलहाल वक्त ब्रेक का बहुजन वापस लौटते हैं.